यह कहानी है श्रीमती गायत्री देवी की, जो अपने समय के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश्वर सिंघानिया की इकलौती वारिस और पत्नी थी। राजेश्वर की मृत्यु को 1 साल हो चुका था और गायत्री देवी शहर के सबसे आलीशान बंगले शांति निवास में अपनी इकलौती बेटी आस्था और अपने वफादार लीगल एडवाइजर अधिवक्ता मेहता के साथ रहती थीं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का विशाल साम्राज्य उनके कंधों पर था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी उनके पति की वसीयत में छिपे एक अजनबी वारिस की वसीयत। वसीयत में साफ लिखा था कि राजेश्वर का एक और बेटा है, जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं लाया। सुबह का सन्नाटा और एक साया शांति निवास में सुबह के ठीक 10 बजे थे। लॉन में बैठी गायत्री देवी रेशम की महंगी साड़ी पहने अखबार में अपनी कंपनी की बढ़ती सफलता की खबरें पढ़ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। आस्था, जो लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटी थी, अपनी माँ के पास आकर बैठी। आस्था, माँ, आप क्यों चिंतित हैं? सिंघानिया इंडस्ट्रीज दुनिया भर में छाई हुई है, सब कुछ परफेक्ट है। गायत्री देवी एक गहरी सांस लेते हुए, परफेक्ट नहीं है बेटा, आज उस वसीयत को खोले जाने का अंतिम दिन है और मुझे अभी तक उस अजनबी के बारे में कोई खबर नहीं है। आस्था का चेहरा फीका पड़ गया। राजेश्वर सिंघानिया की वसीयत 1 साल से एक तिजोरी में फंद थी, जिसमें यह शर्त थी कि अगर उनके दूसरे वारिस की पहचान 1 साल के अंदर सामने नहीं आई तो सारी संपत्ति चैरिटी को चली जाएगी। आस्था, मां, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा वारिस है। ये पापा की कोई पुरानी शरारत होगी। शायद वह चाहते थे कि हम इस 1 साल में अपना काम और लगन से करें। ठीक उसी क्षण मुख्य द्वार पर एक पुरानी धूल भरी मोटरसाइकिल की आवाज आई। घर के गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक साधारण सा नौजवान, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कपड़े साधारण थे और उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा था। उसका नाम था विजय। विजय को गार्ड ने वेटिंग एरिया में बैठाया, जो कि बंगले के मुख्य हॉल से थोड़ा दूर था। वह नर्वस था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। थोड़ी देर बाद अधिवक्ता मेहता अपने काले सूट और तीखी नजरों के साथ वेटिंग एरिया में आए। मेहता सिंघानिया परिवार के वफादार थे, लेकिन उनका असली मकसद हमेशा सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर नियंत्रण पाना था। उन्होंने विजय को सिर से पांव तक देखा और उनके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। अधिवक्ता मेहता, क्या काम है? देखो, यह कोई चैरिटी हाउस नहीं है, जल्दी बताओ। विजय ने कांपते हाथों से मुड़ा हुआ लिफाफा मेहता की ओर बढ़ाया। विजय, सर, मेरा नाम विजय है। मैं राजेश्वर सिंघानिया का बेटा हूं और यह मेरे पास सबूत है। मेहता ने लिफाफा लिया और उसे खोले बिना ही ठहाका लगाया। अधिवक्ता मेहता, क्या मजाक है? हर गली का भिखारी राजेश्वर सिंघानिया का बेटा बनने आ जाता है। तुम्हारा दावा सरासर झूठ है। निकल जाओ यहां से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। हॉल में बैठी गायत्री देवी और आस्था ने यह शोर सुना। आस्था को गुस्सा आया। आस्था, यह कौन है? कितनी हिम्मत से बोल रहा है? लेकिन गायत्री देवी का दिल जोर से धड़का। उन्हें महसूस हुआ यह सिर्फ कोई ढोंगी नहीं है। उनकी आंखें मेहता और विजय के बीच चल रहे इस ड्रामा को देखने लगीं। विजय जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरा दर्द और सच्चाई थी। विजय, सर, मैं सच कह रहा हूं। राजेश्वर जी मेरे पिता थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 दिन पहले यह लिफाफा मुझे दिया था और कहा था कि मैं सही समय पर यहां आऊं। कृपया एक बार लिफाफा खोलकर देख लीजिए। मेहता ने गुस्से से लिफाफा फाड़ दिया। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर में राजेश्वर सिंघानिया एक साधारण सी महिला के साथ खड़े थे और उनके बीच में एक छोटा बच्चा था, जो दिखने में विजय जैसा लग रहा था। यह तस्वीर देखते ही गायत्री देवी के होंठ कांप गए। उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया हो। उन्हें पता था कि उनके पति का अतीत साफ नहीं था, लेकिन उन्हें इस सस्पेंस का एहसास नहीं था। गायत्री देवी अपनी जगह से उठी और धीमी कठोर चाल से विजय के पास पहुंची। गायत्री देवी, मेहता जी रुकिए, पुलिस को मत बुलाइए। इस लिफाफे में क्या है, मुझे दिखाइए। उन्होंने फटे हुए लिफाफे से तस्वीर उठाई। तस्वीर में महिला के चेहरे को देखकर उनके चेहरे पर ईर्ष्या और डर का भाव आ गया। उन्होंने विजय को देखा और फिर मेहता की तरफ। गायत्री देवी, तो तुम राजेश्वर के बेटे हो? विजय, हाँ मैम, मैं उनकी पहली पत्नी का बेटा हूं। वह मेरी मां थी। इस बात ने मेहता और आस्था को भी स्तब्ध कर दिया।
सिंघानिया इंडस्ट्रीज की असली नींव पर अब एक अनजाना वारिस दावा कर रहा था। अधिवक्ता मेहता मन में सोच रहा है, अगर यह सच है तो मेरी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। आस्था दुख और गुस्से से, नहीं, ये झूठ है, मेरे पापा सिर्फ मेरे हैं। गायत्री देवी ने ठंडी दृढ़ आवाज में वसीयत को खोलने का आदेश दिया। गायत्री देवी, मेहता जी, अब और देर नहीं हो सकती। वसीयत को सबके सामने खोलिए, सच अब छिप नहीं सकता। शांति निवास का माहौल एक अदालत जैसा बन चुका था। गायत्री देवी, आस्था, अधिवक्ता मेहता और विजय चारों बंगले के पुस्तकालय में खड़े थे, जहां जमीन में एक विशाल तिजोरी छिपी थी। गायत्री देवी ने एक पुरानी रत्न जड़ित चाबी निकाली जो राजेश्वर सिंघानिया की निशानी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेहता की ओर देखा, जिनकी आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। अधिवक्ता मेहता बनावटी चिंता से, मैडम, आपको पता है कि यह कितनी संवेदनशील घड़ी है। अगर यह नौजवान सच बोल रहा है तो इंडस्ट्रीज की कमान। गायत्री देवी बीच में टोकते हुए कठोरता से, कमान कहां जाएगी? ये सिंघानिया जी तय कर चुके हैं, आप बस चुपचाप देखिए। आस्था जो सदमे में थी, विजय को घूर रही थी। वह इस साधारण दिखने वाले लड़के को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार मानने को तैयार नहीं थी। आस्था विजय से फुसफुसाते हुए, तुम सिर्फ पैसे के लिए आए हो, है ना? मेरे पापा के मरने का इंतजार कर रहे थे। विजय, मैम, मैं सिर्फ सच के लिए आया हूं। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं 1 साल पहले ही आ जाता। मेरे पिता ने मुझे वादा किया था। गायत्री देवी ने चाबी घुमाई। तिजोरी का भारी दरवाजा एक धीमी धार्मिक ध्वनि के साथ खुला। अंदर मखमली कपड़े में लिपटी राजेश्वर सिंघानिया के हस्ताक्षर वाली वसीयत रखी थी। मेहता ने आगे बढ़कर वसीयत उठाई। उसने जानबूझकर पढ़ने से पहले चश्मा साफ करने में समय लगाया ताकि सबका सस्पेंस और बढ़ जाए। आखिरकार उसने पढ़ना शुरू किया। अधिवक्ता मेहता पढ़ते हुए, मैं राजेश्वर सिंघानिया अपनी पूरी संपत्ति का आधा भाग 50% अपनी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी को देता हूं और शेष आधा भाग 50% अपनी बेटी आस्था सिंघानिया को देता हूं। लेकिन उसने जानबूझकर रुका और विजय की ओर देखा, जो सिर झुकाए सुन रहा था। अधिवक्ता मेहता, लेकिन यदि मेरे जीवित रहते या मेरी मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर मेरा ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम मैं विक्रांत रखता हूं, अगर वह सामने आता है तो वह मेरी कुल संपत्ति का 1/4 भाग 25% प्राप्त करेगा। हॉल में सन्नाटा पसर गया। मेहता की आवाज गूंज रही थी। आस्था चौंक कर, विक्रांत, ये कौन है? गायत्री देवी आंखें बंद करके, ये वही नाम है जो उन्होंने मुझे बताया था जब वह मेरे साथ शादी से पहले मिलते थे। मेहता ने वसीयत का एक और भाग पढ़ा, जिसमें लिखा था कि विक्रांत को अपनी पहचान साबित करने के लिए खून का रिश्ता DNA टेस्ट साबित करना होगा, जिसके नमूने राजेश्वर सिंघानिया ने गुप्त रूप से तिजोरी में रखे थे। वसीयत पढ़ते ही मेहता के चेहरे पर जीत की एक झलक आई। उन्हें पता था कि अगर विजय ने अपना हिस्सा ले लिया तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। अधिवक्ता मेहता विजय की ओर मुद्द कर, देखो नौजवान, वसीयत में तुम्हारा नाम विक्रांत लिखा है, न कि विजय। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम ही विक्रांत हो? विजय ने जमीन से अपना पुराना झोला उठाया और उसमें से एक टूटी हुई चांदी की चेन निकाली। उस चेन में एक छोटा V अक्षर खुदा हुआ था। विजय, मेरे पिता ने यह चेन मुझे मेरे 5वें जन्मदिन पर दी थी। उन्होंने कहा था, यह विक्रांत के नाम का पहला अक्षर है। मेरी मां ने मुझे बताया था कि यह मेरा असली नाम है, लेकिन हमारे गांव में लोग मुझे विजय कहते थे। गायत्री देवी ने उस चेन को पहचान लिया। उनकी आंखों में पुरानी यादों की एक चमक आई जो जल्दी ही कड़वाहट में बदल गई। गायत्री देवी, यह चेन? हां, मैंने यह डिजाइन सिंघानिया जी को बनाते देखा था। अधिवक्ता मेहता तेजी से स्थिति संभालते हुए, चेन सबूत नहीं है, DNA ही अंतिम सत्य है। मैडम, हमें तुरंत टेस्ट करवाना होगा। मेहता ने जल्दी से एक मेडिकल टीम को बुलाया। DNA टेस्ट के लिए राजेश्वर सिंघानिया के बाल के नमूने और विजय के रक्त का नमूना लिया गया। परिणाम आने में केवल 2 घंटे का समय था, जो सदियों जैसा लग रहा था। आस्था अपनी मां के गले लगकर रो रही थी, वहीं विजय एक कोने में बैठा शांत था। ठीक 2 घंटे बाद मेहता ने एक सीलबंद लिफाफा खोला।
अधिवक्ता मेहता सांस रोककर। रिपोर्ट देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने सबको देखा, फिर रिपोर्ट पर नजर डाली। अधिवक्ता मेहता, डीएनए रिपोर्ट पुष्टि करती है कि विजय विक्रांत 99.9% राजेश्वर सिंघानिया के जैविक पुत्र हैं। गायत्री देवी के हाथ से चाय का कप छूट गया। आस्था जमीन पर बैठ गई। विजय, जिसने अब तक धैर्य बनाए रखा था, कि आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू जीत के नहीं, बल्कि अपने पिता से अंतिम जुड़ाव के थे। अधिवक्ता मेहता मन में सोच रहा है, खेल शुरू हो चुका है। अब यह नौसिखिया मेरी राह का रोड़ा बनेगा। मुझे इसे हटाना होगा, हमेशा के लिए। विजय अब सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज का चौथाई वारिस था। और यह बात मेहता को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि विजय विक्रांत राजेश्वर सिंघानिया का असली बेटा और 25% संपत्ति का वारिस है। अब उसे सिंघानिया परिवार के बीच शांति निवास में रहना होगा, जहां हर कदम पर अविश्वास और साजिश उसका इंतजार कर रही है। डीएनए रिपोर्ट की घोषणा के बाद गायत्री देवी ने अपने दुख और क्रोध को छुपा लिया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन होने के नाते वह जानती थीं कि अब विजय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गायत्री देवी एक बनावटी शांति के साथ, विजय, या मैं तुम्हें विक्रांत कहूं, वसीयत का सम्मान किया जाएगा। यह घर अब तुम्हारा भी है। मेहता जी, इनके लिए गेस्ट विंग तैयार करवाइए। विजय, मैम, मैं यहां रुकने के लिए नहीं आया हूं। मुझे बस अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी। गायत्री देवी तीखी नजरों से, वसीयत में यह भी लिखा है कि वारिस को 1 साल तक व्यवसाय और परिवार के साथ रहना होगा, ताकि वह अपनी जिम्मेदारियां समझ सके। यह मेरे पति का नियम है और तुम्हें इसका पालन करना होगा। विजय के पास कोई चारा नहीं था। वह जानता था कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज और राजेश्वर का साम्राज्य कितना विशाल है और वह इसे आसानी से ठुकरा नहीं सकता था। उधर आस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और विजय से बात करने से मना कर दिया। अधिवक्ता मेहता के चेहरे पर अब चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। विजय के आने से उनके सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने के सारे सपने चूर हो गए थे। उन्होंने देर रात अपने निजी केबिन में गायत्री देवी को बुलाया। अधिवक्ता मेहता, मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही? यह विजय एक पढ़ा लिखा नौसिखिया है जो गांव के बैकग्राउंड से आया है। अगर यह 25% हिस्सेदारी के साथ बोर्ड में आया तो हमारे सारे फैसले कमजोर हो जाएंगे। गायत्री देवी, मैं क्या कर सकती हूं मेहता जी? वसीयत मेरे हाथ में नहीं है। अधिवक्ता मेहता धीरे से, साजिशपूर्ण ढंग से, वसीयत को चुनौती दी जा सकती है, या अगर यह वारिस किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अक्षम साबित हो जाए। गायत्री देवी ने सिर उठाया। उन्हें मेहता की आंखों में खतरा दिखा। गायत्री देवी, आपका मतलब क्या है मेहता जी? अधिवक्ता मेहता, मेरा मतलब साफ है, यह लड़का बाहरी है। हमें बस इंतजार करना है कि यह कोई बड़ी गलती करे या हम इसे गलती करने के लिए मजबूर कर दें। अगर यह अयोग्य साबित हुआ तो इसका हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। गायत्री देवी ने कुछ देर सोचा। उनके अंदर की ईर्ष्या और डर उन्हें मेहता की बात मानने को मजबूर कर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में हां कह दी। गायत्री देवी, ठीक है, लेकिन कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। यह मेरे पति का बेटा है, भले ही वह किसी और से हो। अगले ही दिन विजय को कंपनी के एक छोटे से ऑफिस में बिठाया गया। मेहता ने उसे जानबूझकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के एक मुसीबतग्रस्त प्रोजेक्ट, एक पुरानी माइनिंग यूनिट की फाइलें थमा दी। अधिवक्ता मेहता उपहास करते हुए, विक्रांत जी, यह आपका पहला असाइनमेंट है। यह यूनिट वर्षों से घाटे में चल रही है। अगर आप इसे 1 हफ्ते में प्रॉफिटेबल बना सकें तो हम समझेंगे कि आप इस वारिस पद के योग्य हैं। विजय जानता था कि यह एक जाल है। वह माइनिंग यूनिट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने यह चुनौती स्वीकार की। विजय, ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पिता की विरासत को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जब विजय उस यूनिट की फाइलों को पढ़ रहा था तो मेहता के आदमी दिनेश ने चुपके से उसकी चाय में धीमा झर मिला दिया। यह जहर ऐसा था जो तत्काल नहीं, लेकिन धीरे धीरे मानसिक भ्रम और कमजोरी पैदा करता था। विजय को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। वह तुरंत बाथरूम की ओर भागा, लेकिन वहां उसने एक पुराना कागज देखा
जिस पर राजेश्वर सिंघानिया की लिखावट थी। कागज पर लिखा था, विक्रांत, मुझे पता है कि मेहता तुम्हें फंसाएगा। जिस माइनिंग यूनिट की फाइलें वह तुम्हें देगा, उसकी असली समस्या जमीन में नहीं बल्कि हिसाब किताब में है। कोड 777। विजय के होश उड़ गए। उसे समझ आया कि उसके पिता ने उसकी मदद के लिए गुप्त संदेश छोड़े थे। वह तुरंत अलर्ट हो गया। उसी रात विजय देर तक माइनिंग यूनिट की फाइलों में कोड 777 की तलाश कर रहा था। तभी आस्था चुपके से उसके कमरे में आई। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन कुछ सहानुभूति भी थी। आस्था, क्या कर रहे हो तुम? विजय, मुझे 1 हफ्ते में यह यूनिट प्रॉफिटेबल बनानी है, वरना मेहता मुझे अयोग्य साबित कर देंगे। आस्था, और तुम सच में सोचते हो कि तुम यह कर सकते हो? तुम शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या जानते हो? विजय, दुख से, शायद कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि धोखा क्या होता है। मुझे माफ करना आस्था, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मां के बीच आना पड़ा। आस्था ने पहली बार विजय की ईमानदारी महसूस की। उसने देखा कि विजय अपनी मां की तरह सत्ता का भूखा नहीं है। आस्था, मेहता तुम्हें फंसा रहा है। वह इस कंपनी को सालों से खा रहा है। वह नहीं चाहता कि कोई नया वारिस आए। तुम्हें सावधान रहना होगा। विजय को लगा पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया है। विजय, शुक्रिया आस्था, मुझे तुम्हारे पापा पर भरोसा है। उन्होंने मेरे लिए कोई गुप्त रास्ता छोड़ा होगा। आस्था वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में अब विजय के लिए नफरत की जगह संदेह और चिंता थी। मेहता की साजिशों का पहला वार खाली गया था और अब विजय को पता था कि यह लड़ाई सिर्फ संपत्ति की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। विजय, विक्रांत अब शांति निवास के अंदर की साजिशों से परिचित हो चुका है। अधिवक्ता मेहता ने उसे घाटे वाली माइनिंग यूनिट का प्रोजेक्ट थमाकर फंसाने की कोशिश की है। आस्था अब धीरे धीरे विजय का साथ दे रही है। विजय रात भर माइनिंग यूनिट की फाइलों को छानता रहा। कोड 7 उसके दिमाग में गूंज रहा था। यूनिट का घाटा इतना बढ़ा था कि ऊपर ऊपर से कोई भी उसे लाभ में नहीं बदल सकता था। उसे अपने पिता के शब्दों पर भरोसा था। समस्या जमीन में नहीं बल्कि हिसाब किताब में है। विजय ने बैलेंस शीट्स और लेजर की गहराई से जांच शुरू की। उसने देखा कि पिछले 3 साल में यूनिट के रखरखाव और मरम्मत के में अप्रत्याशित रूप से 3 बड़ी भुगतानें की गई थीं, हर बार 7.77 करोड़ की। ये भुगतानें गुप्त रूप से एक शेल कंपनी त्रिवेणी एसेट्स को की गई थीं, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि अधिवक्ता मेहता का भतीजा निखिल था। विजय को सब समझ आ गया। मेहता यूनिट के मुनाफे को फर्जी बिलों के जरिए अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे यूनिट घाटे में दिख रही थी और मेहता का खजाना भर रहा था। कोड 777 सीधे 7.77 करोड़ डीडीएच के हेरफेर की ओर इशारा कर रहा था। अगली सुबह विजय सीधे आस्था के पास गया। आस्था, जो अब मेहता पर शक करने लगी थी, आस्था ने उसकी बात ध्यान से सुनी। विजय, आस्था, मेहता सिर्फ मेरी हिस्सेदारी नहीं चुरा रहे थे, बल्कि वह तुम्हारी और तुम्हारी मां की तिजोरी को भी खाली कर रहे थे। ये देखो, ये फर्जी ट्रांजैक्शन। आस्था ने दस्तावेज देखे। एक झटके में उसे एहसास हुआ कि उसका वफादार लीगल एडवाइजर वर्षों से उनके परिवार को लूट रहा था। आस्था, गुस्से से कांपते हुए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पापा ने मेहता को आंख बंद करके भरोसा किया था। विजय, तुम्हारे पापा सब जानते थे, इसलिए उन्होंने यह यूनिट मुझे दी ताकि मैं मेहता को बेनकाब कर सकूं। अब हमें इन सबूतों को मां के सामने रखना होगा। आस्था ने तुरंत हाँ कहा। अब वह विजय को सिर्फ वारिस नहीं बल्कि अपने परिवार का रक्षक मानने लगी थी। विजय और आस्था दोनों हाथ में सबूतों का पुलिंदा लेकर गायत्री देवी के ऑफिस में पहुंचे। विजय, मैम, मैंने 1 हफ्ते से पहले ही माइनिंग यूनिट की समस्या सुलझा ली है। गायत्री देवी, ओ, क्या तुमने जादू कर दिया? मुझे पता था कि तुम अयोग्य हो। तभी आस्था ने दखल दिया। आस्था, मां, जादू नहीं, सच्चाई है। इन फाइलों को देखो। ये यूनिट घाटे में नहीं है बल्कि लूटी जा रही थी, और लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि मेहता खुद है। विजय ने मेहता द्वारा 7.77 करोड़ डीएच के हेरफेर के सारे सबूत उनके सामने रख दिए, जिसमें त्रिवेणी एसेट्स का कनेक्शन साफ दिख रहा था। गायत्री देवी के चेहरे पर सदमा और शर्म का भाव आ गया।
उन्होंने मेहता पर भरोसा करने के लिए खुद को कोसा। उनके लिए बिजनेस की ईमानदारी हमेशा से सर्वोपरि थी। गायत्री देवी गुस्से से कांपते हुए, मेहता, मैंने उसे अपना भाई माना। ये मेरी कंपनी, मेरे पति की विरासत के साथ विश्वासघात है। विजय, मैम, मेहता ने मेरे खाने में धीमा जहर भी मिलवाया था ताकि मैं कमजोर होकर गलती करूं और वह मुझे अयोग्य साबित कर दे। इस बात ने गायत्री देवी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी को दरकिनार करके एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। गायत्री देवी, बस बहुत हो चुका। मेहता को अब सिंघानिया इंडस्ट्रीज में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। आस्था, तुरंत लीगल टीम को बुलाओ और पुलिस में मेहता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाओ। जब मेहता को पता चला कि विजय ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है तो वह पागल हो गया। उसे लगा कि अब वह गिरफ्तार हो जाएगा और उसकी सारी दौलत चली जाएगी। उसने रात के अंधेरे में शांति निवास में घुसने की योजना बनाई। उसका मकसद था तिजोरी से कुछ और गुप्त दस्तावेज चुराना जो उसे बेनकाब कर सकते थे और विजय को नुकसान पहुंचाना। आधी रात को जब हर कोई सो रहा था, मेहता चुपके से पुस्तकालय में घुस गया। विजय, जिसे अपने पिता की चेतावनी याद थी, जाग रहा था। मेहता जैसे ही तिजोरी के पास झुका, विजय ने दरवाजे से कहा, बहुत देर हो चुकी है मेहता जी, आप एक बार फिर पकड़ दे गए। अधिवक्ता मेहता की साजिश बेनकाब हो चुकी है। पुस्तकालय के अंदर तनाव भरा सन्नाटा पसरा था। मेहता द्वारा फेंका गया कागज काटने वाला चाकू तेजी से विजय की ओर आया, लेकिन विजय ने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचा लिया। चाकू पास की लकड़ी की मेज में जा धंसा। विजय, मेहता जी, बस कीजिए, आप पकड़े जा चुके हैं, अब और कोई अपराध मत कीजिए। अधिवक्ता मेहता पागलपन भरी हंसी के साथ, अपराध? सिंघानिया साम्राज्य पर मेरा हक था। तुम गांव के जाहिल लड़के ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। मेहता ने एक भारी पीतल का लैंप उठाया और विजय की ओर दौड़ा। विजय, जो बचपन से गांव की मुश्किल परिस्थितियों में पला बढ़ा था, फुर्तीला था। उसने मेहता के हाथ से लैंप छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी पल आस्था, जो शोर सुनकर जाग गई थी, घबराकर कमरे में घुसी। आस्था चीखते हुए, मां, गार्ड्स, कोई जल्दी आओ। मेहता अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने आस्था को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे जोर से धक्का दिया। मेहता सिर के बल तिजोरी के पास जमीन पर गिरा और दर्द से कराह उठा। गार्ड्स और गायत्री देवी तुरंत वहां पहुंचे। गायत्री देवी ने मेहता को जमीन पर बेबस पड़ी डीढ़िया देखा और उनका मन ग्लानि से भर गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस कुछ ही देर में शांति निवास पहुंची और मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते मेहता ने विजय को घूर कर कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। विजय, मैंने कुछ नहीं छीना मेहता जी, आपने अपनी ईमानदारी खुद खोई है। अगले दिन सुबह होते ही गायत्री देवी ने घर के हॉल में एक आपात बैठक बुलाई। विजय, आस्था और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी बोर्ड सदस्य मौजूद थे। गायत्री देवी, जो अब शांत और गंभीर थीं, ने सबके सामने स्वीकार किया कि कैसे उन्होंने और मेहता ने विजय को संपत्ति से दूर रखने की कोशिश की थी। गायत्री देवी विजय की ओर देखकर आंखों में आंसू लिए, विक्रांत, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं अपने पति की पहली मोहब्बत के डर से अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें अपने कपड़े और तुम्हारे अतीत से आंका, न कि तुम्हारे दिमाग और ईमानदारी से। तुमने इस घर को मेहता जैसे जहरीले सांप से बचाया है। उन्होंने आस्था की ओर देखा। आस्था तुरंत आगे बढ़ी और विजय को कसकर गले लगा लिया। आस्था, तुम मेरे भाई हो। विक्रांत, मेरे और पापा के बीच अब कोई दूसरा नहीं आएगा। हम एक परिवार हैं। विजय की आंखों से भी आंसू बह निकले। यह सिर्फ संपत्ति का हिस्सा नहीं था, यह स्वीकृति थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। कुछ दिनों बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बोर्ड की बैठक हुई। गायत्री देवी ने बोर्ड के सामने एक बद्धा ऐलान किया। गायत्री देवी, मेहता के जाने के बाद कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी सोच साफ हो और जिसे ईमानदारी का मूल्य पता हो। मैं अपनी 50% हिस्सेदारी में से 10% विक्रांत विजय को तुरंत दे रही हूं, जिससे उसकी हिस्सेदारी 85% हो जाएगी और वह कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयर होल्डर बनेगा।
बोर्ड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। गायत्री देवी ने विजय को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO घोषित किया, जिससे वह सीधे कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज को संभाल सके। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए, सिंघानिया जी ने तुम्हें इसीलिए छुपाया नहीं था, बल्कि तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दी थी जहां तुम स्वार्थी न बनो। तुम हमारी विरासत के सही वारिस हो। विजय ने सबके सामने खड़े होकर कहा। विजय, मैं आप सबको वादा करता हूं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज अब सिर्फ मुनाफे पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और कर्मचारियों के सम्मान पर भी ध्यान देगी। ये मेरे पिता का असली सपना था। शांति निवास में अब सही मायने में शांति आ चुकी थी। गायत्री देवी को बेटा मिला था, आस्था को भाई मिला था और विजय को अपना घर और अपने पिता की विरासत मिली थी। उसने साबित कर दिया था कि अमीरी कपड़ों या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि चरित्र और ईमानदारी में होती है। दोस्तों, अजनबी वारिस की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि विजय विक्रांत की ईमानदारी और दृढ़ता ने आपका दिल जीत लिया होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत और चरित्र किसी भी दौलत से बड़े होते हैं। विजय ने साबित कर दिया कि सादगी में भी कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह भावनात्मक ड्रामा, सस्पेंस और विजय का न्याय पसंद आया हो तो 1. इस कहानी को लाइक जरूर करें। 2. कमेंट में बताएं कि आपको गायत्री देवी का पश्चाताप और विजय की जीत कैसी लगी। 3. और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।